Good morning, student. Our today's topic is storage classes. In this topic, we will discuss about lifetime of the variable, storage location, initial value of the variable, and where the variable would be stored. Let's start sharing my screen. Storage classes. The storage class determines the part of the memory where the variable would be stored. स्टोरेज क्लास क्या निर्धारित करती है कि वेरिएबल जो है वो कहाँ पे स्टोर होगा. द स्टोरेज क्लास ऑल्सो डिटरमिन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल and it used to define the scope and lifetime of the variable. There are two storage locations in computer. First is CPU register and second is memory. So the storage class क्या करती है, दो locations provide करेगी storage के लिए. First one is CPU register and second is memory. CPU register and memory. A value stored in a CPU register can always be accessed faster than the one that is stored in memory. So variable store होने के लिए दो locations हमें provide करता है storage class. First is CPU register and memory. So जब कोई वेरिएबल CPU रजिस्टर में जाके स्टोर होता है तो उसकी जो असेस करने की जो स्पीड है वो फास्टर होती है rather than अगर वो मेमोरी में जाके स्टोर होता है. The types of the storage classes. We have four type of storage classes. First one is automatic storage class. Second, register storage class. Third one is static storage class, and fourth is external. So we will discuss about automatic, register, static, and external one by one. The first one is automatic. The automatic storage class will use the keyword of auto. The keyword क्या यूज करोगे आप उसमें, ऑटो एंड स्टोरेज. वेरिएबल स्टोर जो होएगा उसकी जो लोकेशन होएगी दैट्स मेमोरी. डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जो होती है हमेशा वो उसकी होती है गार्बेज. स्कोप लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड. इसका जो वेरिएबल का स्कोप है वो क्या है, लोकल है. लाइफ टिल द कंट्रोल रिमेन्स defined, remains within the block in which the variable is defined. So when we discuss about first storage class, the first one is keyword, second storage, third one is default initial value, scope and life. जब भी आप किसी स्टोरेज वैल्यू में कोई वैल्यू वेरिएबल को स्टोर करना है तो वो पांच चीज़ों को कैरी करता है. फर्स्ट वन इज कीवर्ड, उसमें एक कीवर्ड लगेगा. कौन सा कीवर्ड यूज होता है, सो ऑटो में कौन सा होएगा, ऑटो. सेकंड इज स्टोरेज, वेयर द वेरिएबल स्टोर, कहाँ पे वो स्टोर हो रहा है, कहाँ उसने स्टोर होना है. तो उसमें वो दो मेमोरी लोकेशन जो हमें प्रोवाइड करता है. फर्स्ट वन इज सीपीयू स्टोरेज एंड सेकंड वन इज मेमोरी. एंड फर्स्ट जो हमारी ऑटो वाला वेरिएबल है वो कहाँ पे स्टोर होएगा, मेमोरी में. डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है इसकी, गार्बेज. गार्बेज मीन्स जो अनयूज्ड वैल्यूज पड़ी हैं वो कोई भी वैल्यू को उठा के शो करेगा. एंड नेक्स्ट इज स्कोप. उसका स्कोप क्या है, कहाँ पे वो यूज होएगा. देन वो ब्लॉक के अंदर लोकल उसका स्कोप है, वो ग्लोबली एंड लोकली दो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं विद इन अ प्रोग्राम. फर्स्ट वन इज ग्लोबल, सेकंड इज लोकल. ऑल द वेरिएबल्स जो विद इन मेन फंक्शन करते हो वो ऑल आर इन लोकल, एंड जो आप मेन के ऊपर करते हो देन दैट्स आर ऑल द वेरिएबल्स आर ग्लोबल. सो जो ऑटो में वेरिएबल आप स्टोर करते हो तो उसका जो स्कोप है वो है लोकल. एंड नेक्स्ट इज लाइफ. उस वेरिएबल की लाइफ क्या है, इस वेरिएबल की जो लोकल है वो विद इन अ ब्लॉक ही उसकी जो है वो लाइफ है. This is example. The first we start with the main function, and auto int I equals to 1. So auto is a keyword, int is a data type, and I is a variable, and 1
जो वैल्यू है वो असाइन की है आई में, तो आई फर्स्ट वेरिएबल है ऑटो में। एंड सेकंड वेरिएबल सेम, इसी वेरिएबल को हम टाइम टू टाइम जो वैल्यूज़ हैं वो असाइन करते हैं। हमने 3 बार वैल्यू असाइन की है। फर्स्ट वेरिएबल है हमारे पास ओनली 1 वेरिएबल है वाई, आई को फर्स्ट वैल्यू असाइन की 1, सेकेंड टाइम की 2 एंड थर्ड टाइम 3 एंड प्रिंट आई। सो प्रिंट के अंदर जो हमने बैकस्लैश एन लिखा है फॉर न्यू लाइन एंड परसेंटेज डी, you all know कि परसेंटेज डी इज़ अ फॉर्मेट ऑफ इंटीजर एंड आई प्रिंट करवा दिया। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, आई को प्रिंट करवा दिया, तो वो क्या करता है कि जो उसकी वैल्यू है उसको प्रिंट करवा देगा। सेकेंड टाइम हमने फिर करवाया एंड थर्ड टाइम फिर करवा दिया। तो जैसे जैसे वैल्यूज़ को आप इनिशियल करते जाओगे वैसे वैसे वो प्रिंट करता जाएगा। एंड द आउटपुट इज़ 3, 2 एंड 1। तो उसने क्या करना है, इनिशियल वैल्यू जो थी उसकी उसको उसने प्रिंट करवा दी। द नेक्स्ट क्लास इज रजिस्टर क्लास। सो सेम जैसे ऑटो में आप कीवर्ड, स्टोरेज, लाइफ, स्कोप ये सारी चीज़ें इनिशियल करते हो, वैसे ही रजिस्टर क्लास में भी कीवर्ड यूज़ होता है रजिस्टर। उसकी जो स्टोरेज है वो सीपीयू रजिस्टर में जाके स्टोर होएगा। थर्ड जो उसकी इनिशियल वैल्यू है वो है गार्बेज। तो गार्बेज वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि जो अनयूज्ड या वेस्ट मेमोरी या जो विदाउट यूज जिसका कोई अभी तक हमने यूज़ नहीं किया वो वैल्यू जो होती है वो नोन एज गार्बेज वैल्यू। एंड स्कोप लोकल टू द ब्लॉक, तो वो लोकल है तो विद इन अ ब्लॉक ही उसका स्कोप होएगा। एंड लाइफ, तो उस वेरिएबल की लाइफ क्या है, टिल द कंट्रोल रिमेन विद इन द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। सेम ये 5 चीज़ें जो कैरी कर रहा है सेकेंड जो हमारी हेड स्टोरेज क्लास है, सेकेंड स्टोरेज क्लास रजिस्टर स्टोरेज क्लास। द एग्जाम्पल फॉर स्टोरेज register storage, the first when we initialize a register is a keyword int same data type and I is a variable। हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया है। फॉर लूप का क्या है कि फर्स्ट आप इनिशियलाइज करते हो, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट विद इन अ सिंगल ब्रैकेट। आप ये तीनों चीज़ों को इनिशियल करते हो, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो फर्स्ट हमने क्या किया, i इक्वल्स टू 1, तो 1 जो वैल्यू है असाइन की i को। एंड सेकंड कंडीशन i लेस देन इक्वल्स टू 10। ये वेरिएबल कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक i की वैल्यू या तो वो लेस देन 10 नहीं होती और इक्वल 10 नहीं होती। तो यहाँ पे 2 ऑपरेटर यूज़ किए गए हैं, लेस देन एंड इक्वल। लेस देन का मीनिंग होता है कि आप उससे कम वाली वैल्यू, लाइक अगर i की वैल्यू 1 है तो वो लेस देन 10 तक वैल्यू को प्रिंट कराएगा, मीन्स के 9। बट हमने सेकंड जो ऑपरेटर यूज़ किया है इक्वल, तो वो 2 वैल्यूज़ को 2 वेरिएबल्स में ये फाइंड आउट करेगा कि वो उससे लेस भी हो और उसके इक्वल भी हो, तो दैट्स वाई वो प्रिंट करवाएगा 10 तक। एंड i प्लस प्लस का मीनिंग आपको पता है कि वो इंक्रीज कर रहा है बाय 1, i प्लस 1। तो i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या थी हमारे पास 1, सेकेंड टाइम क्या हुई 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, कहाँ तक चलेगा, टिल i लेस देन इक्वल्स टू 10, जब उसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती। तो सेम वे जब हमने i को प्रिंट करवाया तो नीचे जो आउटपुट आ रही है वो आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो वो 1 to 10 जो है वो प्रिंट करवा रहा है। जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है, इट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर हैज 16 बिट रजिस्टर, देन दे कैन नॉट होल्ड अ फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू with decimal point like 3.14 or 1.2 or a double value which requires 4 bytes, 32 bit and 8 bytes. If you want to use the register storage class 16-bit microprocessor with float and double variable, then you wouldn't get any error message. Your compiler would treat the variable as auto storage class। तो उसको कैसे स्टोर करेगा, वो स्टोरेज क्लास एज अ ऑटो स्टोरेज क्लास जो है उसको वो कैरी करेगा। नेक्स्ट है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। सेम थर्ड जो हमारी स्टोरेज क्लास है वो है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। सेम कीवर्ड हमने यूज़ किया स्टैटिक। सेकंड स्टोरेज उसकी क्या है, कहाँ पे स्टोर होएगा, मेमोरी में। थर्ड वन इज डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू जो जहाँ पे अभी तक हमारी जो
दो हमारी स्टोरेज क्लासेस हो चुकी हैं, ऑटो एंड रजिस्टर, बोथ आर यूज फॉर गार्बेज वैल्यू एंड डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू फॉर स्टोरेज स्टैटिक स्टोरेज क्लास इज 0, तो उसकी जो वैल्यू है वो 0 है। एंड स्कोप लोकल टू द ब्लॉक, तो इसका जो स्कोप है वो भी लोकल है। एंड लाइफ ऑफ द वेरिएबल बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, जब आप फंक्शंस बनाते हो, फंक्शंस को कॉल करते हो, तो उसकी जो वेरिएबल्स की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। एंड अब हमने यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है डिफरेंस बिटवीन ऑटो एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लास, कि आप इसको अच्छे से समझ पाओ कि जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे जो हैं वो प्रिंट करवाएंगी। तो फर्स्ट एग्जांपल विद ऑटो एंड सेकंड एग्जांपल विद स्टैटिक। फर्स्ट स्टार्ट इंक्रीमेंट, हमने एक फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट, वाइड मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, इंक्रीमेंट फंक्शन 3 बार हमने उसको क्या किया, कॉल किया। एंड इंक्रीमेंट में जब हमने इसको डिफाइन किया तो ऑटो इंट आई मीन्स सेम वो जो हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था। ऑटो ऑटोमेटिक जो है वो उसका कीवर्ड है, इंट डेटा टाइप यूज़ किया और आई की जो वैल्यू इनिशियल वैल्यू वो 1 है। तो जब हमने आई को प्रिंट करवाया और आई को इंक्रीमेंट किया बाय 1, तो वो क्या कर रहा है, आउटपुट इज 1 1 एंड 1। तो उसकी जो आउटपुट है वो इनिशियल वैल्यू देगा, जो उसकी इनिशियल वैल्यू जो उसकी फर्स्ट वैल्यू है, जैसे लाइक हमने 1 दी है तो वो 1 1 1 प्रिंट करवाएगा। नंबर ऑफ फंक्शन, जितने आपने फंक्शंस बनाए हैं उतने वो आपको रिटर्न करेगा। एंड अगर आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देते हो 5, तो वो 3 टाइम जितने हमारे फंक्शंस हैं तो क्या प्रिंट करवाएगा, 5 5 5। एंड सेम वे जैसे अब अभी हमने स्टैटिक वाले में बनाया एग्जांपल, तो इंक्रीमेंट सेम हमने उसका फंक्शन बनाया, मेन में उनको कॉल कर दिया। इंक्रीमेंट में जब उसकी डेफिनेशन दी तो हमने यहाँ पे ओनली डिफरेंस क्या है इनमें, एक में हमने ऑटो कीवर्ड यूज़ किया एंड सेकंड इज स्टैटिक, क्योंकि हमने स्टैटिक क्लास करनी है। तो स्टैटिक जो है उसको हमने यूज़ किया है वर्ड कीवर्ड इंट आई इक्वल्स टू 1, तो वो जो 1 है उसकी इनिशियल वैल्यू किसकी है, ये आई की। एंड आई में एक चीज़ हमने ये लिखी हुई है \t, प्रिंट एफ डबल कोड स्टार्ट %d \t इज द एस्केप सीक्वेंस। क्या करेगा, टैब प्रोवाइड करेगा बिटवीन टू वेरिएबल्स या टू जो आपकी आउटपुट्स हैं, तो उसमें 8 बिट की जो है 8 करेक्टर की जो स्पेस है वो प्रोवाइड करता है \t। एंड आई वो हमने वेरिएबल को स्पेस देने के लिए कि जब हम आउटपुट लें तो उसमें ऑटोमेटिकली वो स्पेस प्रोवाइड कर दे, तो हमने \t इसलिए लिखा है। देन आई प्लस प्लस इंक्रीज कर रहा है बाय 1 एंड गेट ch एंड क्लोज, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो इंक्रीज कर रहा है स्टैटिक में वैल्यूज को 1 2 एंड 3, द आउटपुट इज 1 2 एंड 3। तो नेक्स्ट इज एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, द लास्ट स्टोरेज क्लास इज एक्सटर्नल। द सेम कीवर्ड एक्सटर्न यूज होएगा। स्टोरेज जो इसकी है वो मेमोरी में स्टोर होता है वेरिएबल, दिस टाइप ऑफ वेरिएबल स्टोर्ड इन मेमोरी। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इज 0 एंड स्कोप इज ग्लोबल। ग्लोबल मीन्स के आउटसाइड द फंक्शन भी वो उसका स्कोप है और इनसाइड भी, ठीक है। एंड लाइफ एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डजंट कम टू एन एंड, तो कब तक चलता है, जब तक वो प्रोग्राम एंड नहीं होता, चाहे वो आउटसाइड है चाहे इनसाइड है, तो उसका जो स्कोप है वो इसका ग्लोबली हम करते हैं। अब है हमारा जो हमने अभी कोड किया था, प्रोग्राम किया था, तो उसका आउटपुट का है कि कैसे उन दोनों में डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोग्राम्स, फर्स्ट ऑटो एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लास फॉर वेरिएबल आई, द स्कोप ऑटो एंड स्टैटिक बोथ यूज लोकल टू ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को जब हमने एग्जांपल्स किए हैं, सब हमने फर्स्ट में क्या किया था, ऑटो कीवर्ड यूज़ किया, सेकंड में हमने स्टैटिक किया। तो आई द स्कोप ऑफ ऑटो एंड स्टैटिक बोथ यूज लोकल टू द ब्लॉक, तो ब्लॉक में ही है वो उसका जो स्कोप है। दोज प्रोग्राम कंसिस्ट टू फंक्शंस मेन एंड इंक्रीमेंट, ठीक है। सो सेम के द मेन फंक्शन जो है ऑलरेडी हम लास्ट जो लेक्चर थे उनमें डिस्कस कर चुके हैं, तो ओनली वन मेन फंक्शन इन सी प्रोग्राम, एक ही फंक्शन होएगा मेन। बट हमने एक सेकंड जो उसमें फंक्शन ट्राई किया वो था हमारा इंक्रीमेंट।
So we have two functions in those programs. First is main and second is increment. The increment is a user defined function and main जो है वो हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है. वो जो कंपल्सरी है वो एक ही आएगा मेन फंक्शन विद इन अ प्रोग्राम. तो इंक्रीमेंट जो है वो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फंक्शंस बनाता है, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है. द इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल्ड फ्रॉम मेन फंक्शन फॉर 3 टाइम. तो वो मेन से 3 बार उस फंक्शंस को हमने कॉल किया. ईच टाइम इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई. तो वो क्या कर रहा है कि हर टाइम पे एक बार जो आई की वैल्यू उसको इंक्रीज कर रहा है एंड प्रिंट कर रहा है. ठीक है. व्हेन वेरिएबल आई इज ऑटो ईच टाइम इंक्रीमेंट एंड री इनिशियलाइज टू 1. सो जैसे हमने पहले देखा था कि जब हमारी ऑटो वाला प्रोग्राम किया था हमने, तो उसमें एक प्रोग्राम में हमारा क्या था कि 1 1 1 प्रिंट हो रहा था और सेकंड में 1 2 3 प्रिंट हो रहा था. तो उसके लिए ये जो लाइन लास्ट वाली लिखी है कि व्हेन वेरिएबल आई इज ऑटो ईच टाइम इंक्रीमेंट, तो हर टाइम पे इंक्रीमेंट करता है एंड री इनिशियलाइज, तो अपने आप जो है वो उस 1 को हमेशा री इनिशियलाइज कर रहा है, दोबारा दोबारा से कर रहा है. ठीक है. An example for external storage class. So same way the both header files are written. First one is Studio, the second is Conio. Studio carry two functions, print and scan, and Conio carries two functions, clear screen and get switch. The Conio is optional. आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपने क्लियर स्क्रीन यूज़ करना है या फिर गेट सी एच यूज़ करना है तो कोनियो की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज ऑप्शनल है. आप ऑल्ट F5 से या ऑल्ट F9 जो आप यूज़ करते हो, ऑल्ट F5 अगर की यूज़ करोगे तो उसको आप स्क्रीन उससे होल्ड कर सकते हो. तो हमें गेट सी एच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेट सी एच क्या करता है, ओनली होल्ड द कंसोल स्क्रीन, जो आउटपुट स्क्रीन है उसको उसने होल्ड करना है. तो सेकंड हेडर फाइल के बाद जो हमने इनिशियलाइज किया वेरिएबल इंट आई इक्वल्स टू 1, सेम वे जैसे वैल्यू राइट टू लेफ्ट जाती है तो आई जो वैल्यू है वो सॉरी जो 1 वैल्यू है वो आई में जाके स्टोर हो रही है. देन यूजर डिफाइंड फंक्शन इज इंक्रीमेंट. तो आगे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है इंक्रीमेंट, एंड जो हमारा इंक्रीमेंट है वो नो रिटर्न नो विदाउट आर्गुमेंट्स है, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट के आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखा और विद इन ब्रैकेट्स हमने कोई भी उसको आर्गुमेंट पास नहीं किया. तो ये जो हमारा फंक्शन है तो नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्गुमेंट्स जो है उसमें बनाया गया है इस टाइप में. नेक्स्ट इज वाइड मेन इज मेन फंक्शन. ब्रैकेट स्टार्ट की तो हमने नेक्स्ट प्रिंट करवा दिया आई को. इंक्रीमेंट जो फंक्शन है वो 2 बार कॉल हुआ विद इन अ मेन एंड गेट सी एच क्लोज. उसके बाद हमने डेफिनेशन दी इंक्रीमेंट की, उसमें हमने क्या किया कि आई प्लस प्लस एंड आई को हमने करवा दिया प्रिंट. तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या थी 1 एंड सेकंड टाइम इंक्रीज बाय 1. आई प्लस 1 जब हुआ तो वो आई की वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो प्लस 1 हुआ तो 2 आ गई, और सेकंड टाइम जब हमने उसको फिर से रन किया तो वो आई प्लस 1 इज 3. तो ये था हमारा स्टोरेज क्लासेस. थैंक यू.